आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कूलाम का नियम देखा था और इस लेक्चर में हम उसी कूलाम के नियम के आधार पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी विद्युत आवेश या आवेश का निकाय है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश हम रख देते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, तो उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को दर्शाते कैसे हैं? इसको दर्शाने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं की कल्पना करते हैं। ये एक पूरा ज्योमेट्रिकल मॉडल है, इसका कोई रियल नहीं है, ये वास्तव में नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा बनाते हैं। विद्युत बल रेखा क्या है? तो विद्युत बल रेखा ऐसा रास्ता है, वह पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश, कोई धनावेश हम लेंगे और पहले हिस्से कोई वहाँ पर आवेश मौजूद है, जैसे यहाँ पर धनात्मक है, इसे यहाँ पर ये धनावेश मौजूद है। तो इस धनावेश से चारों ओर, इस धनावेश के पास में कहीं पर हम एक स्वतंत्र धनावेश रखेंगे, तो वो धनावेश जिस रास्ते पर जाएगा उसी रास्ते पर हम बल रेखाएं बनाएंगे। तो जैसे इस लाइन पर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये वाली रेखा पर हमारा स्वतंत्र धनावेश चलेगा। इस अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो उस पर आकर्षण बल लगेगा, और अगर धनात्मक होगा तो उस पर प्रतिकर्षण लगेगा। ऋणात्मक होगा तो हम अगर यहाँ पर रखते हैं तो स्वतंत्र धनावेश एक आकर्षण बल का अनुभव करेगा और वो ऋणात्मक आवेश की ओर बढ़ेगा इस रेखा की दिशा में, या फिर यहाँ रहेगा तो इस रेखा की दिशा में, यहाँ रहेगा तो इस रेखा की दिशा में, यहाँ रहेगा तो इस रेखा की दिशा में। तो ये हो गई विद्युत बल रेखाएं। अब बल रेखाओं के गुण क्या हैं? बल रेखाओं के बहुत सारे गुण हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण गुण हम यहाँ देखेंगे। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। हमने यहाँ देखा था कि ये धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ से धन आवेश से तीर बाहर की ओर है और ऋण आवेश पर तीर का निशान अंदर की ओर है, मतलब धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश की ओर आ रही हैं। तो वही लिखा गया है कि ये पहला देखिए, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ऋण आवेश पर खत्म हो जाती हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, धन आवेश ये है और ऋण आवेश ये है, तो धन आवेश से स्टार्ट हो रही हैं और ऋण आवेश पर खत्म हो रही हैं। लेकिन ये बंद लूप नहीं बनाती हैं सभी, जैसे कुछ तो ऐसे जा रही हैं, बना रही हैं, लेकिन ये वाली कुछ ये है, ये सब नहीं बना रही हैं। तो विद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगला है विद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हम कैसे देखेंगे? विद्युत बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर हम कोई धनावेश रखेंगे, जैसे यहाँ पर रखा, ये वेक्टर बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एक धनावेश रखा। अब तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर इधर की ओर होगी, इधर की ओर, या यहाँ रखा तो इधर की ओर होगी, ये बना हुआ है। तो उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जिस दिशा में बल लगेगा। तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है धन आवेश पर, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में बल लगता है, ये बात याद रखें। आगे देखते हैं कि तीसरा है आवेशी चालक से निकलने वाली बल रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती हैं। यह बल संवृत्तीय वक्र न होकर खुले वक्र होती हैं। कोई आवेशी चालक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेशी चालक है, ये पूरा बंद है आवेशी चालक, तो इससे रेखाएं कैसे निकलेंगी? इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी, ये लंबवत होंगी। इनका कोण जो है ये 90 अंश का होगा, ये वाला भी 90 अंश होगा, ये वाला भी 90 अंश होगा। तो ये सभी रेखाएं उसके तल से 90 अंश का कोण बनाएंगे। जैसे तख्ते से हम एक
जैसे पेपर पर हम पेन को खड़ी कर दें तो उसी पेन की दिशा में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उस पेपर से, अगर वो पेपर पर आवेश है तो, आवेशी चालक है अगर वो तो। तल के लंबवत होती हैं। यह बल समवर्ती वक्र, यह बल जो है बंद नहीं होता। जैसे यहाँ पर बंद है, यहाँ पर कुछ रेखाएं बंद हैं। अगर दो आवेश लेते हैं धनात्मक और ऋणात्मक पहले वाले में, इस वाले में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आवेशी चालक होगा तो बल रेखाएं जो है खुली वक्र होंगी, मतलब वो फिर से वापस किसी जगह पर नहीं जा रही होंगी। चौथा देखते हैं, किसी स्थान पर बल रेखाओं का दूर होना विद्युत क्षेत्र का छेद होना प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसे यहाँ पर देखते हैं। पहले वाले में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो बना हुआ है, तो यहाँ बीच में जो है बल रेखाएं सघन है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, अधिक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्र है, और यहाँ पर देखें दूर में, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र छेद है। अगला देखते हैं हम, चूंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, अतः प्रत्येक बिंदु पर से केवल एक ही बल रेखा गुजर सकती है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये मान लेते हैं कि ये एक बल रेखा जा रही है, ये वाली, और दूसरी बल रेखा ये है। तो अगर ये दोनों काट रही हैं तो ये इधर की ओर आ रही है और ये वाली भी इधर की ओर मान लेते हैं। तो इसके कारण तो बल रेखा यहाँ पर इधर की ओर होगी, इधर बल लगेगा, कोई धनात्मक आवेश यहाँ पर हम रखते हैं तो। लेकिन अगर इस वाली बल रेखा को माने तो बल हमारा इधर की ओर लगना चाहिए, जबकि बल एक ही ओर लगेगा, या तो इधर या इधर, या तो इधर या इधर। तो हम ये समझ सकते हैं कि बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर काटती हैं तो हमें दो बल की दिशा मिलेगी या फिर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलेगी, जो संभव नहीं है, यहाँ देख लीजिए, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, तो दो दिशाएं संभव नहीं है और यह असंभव है। तो ये समझ में आ गई बात। अगला हम देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। ये डाइपोल भूल जाइए अभी, ये बल रेखाएं देखिए, ये इधर की ओर जा रही हैं, दूसरा इधर और तीसरा इधर। तो तीनों बल रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, बराबर दूरी पर हैं और एक ही दिशा में हैं, तो उसे समांतर कहते हैं। बराबर दूरी, एक ही दिशा, तो ये है समांतर। अगला देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे मापेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मापते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक मतलब आवेश एक होगा, एक कूलम, धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश धन आवेश होगा, उस पर लगने वाले बल की तुल्य होती हैं। मतलब E बराबर क्या होगा, F/+ Q0, बल बटे उस आवेश का मान, कितना आवेश है। इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। बल की इकाई न्यूटन और आवेश की इकाई कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। आगे इकाई होती है एक और वोल्ट पर मीटर। ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि ये वोल्ट पर मीटर कैसे आता है। तथा इसका विमेय सूत्र क्या है, विमेय सूत्र है mL⁻⁻1 T⁻⁻3 A⁻⁻1। इसको हम समझ सकते हैं कि बल का जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का m, मीटर का l, सेकेंड स्क्वायर का T⁻⁻2। m बल का क्या होगा, mL T⁻⁻2, बल का ये हो गया।
बटे, अगर हम आवेश का लेंगे तो आवेश बराबर होता है धारा बराबर होती है आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर होगा धारा गुणे समय, मतलब धारा की विमा क्या होगी ए एम्पियर और समय का टी। तो इन सबको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम की घात 1, उसको नहीं लिखेंगे हम, पावर ऑन नहीं लिखेंगे, एम एल टी टू दी पावर -2 ऊपर है, ये भी ऊपर जाएगा, ये वाला टी भी, तो ये आ जाएगा एम एल टी टू दी पावर -3 और ए टू दी पावर -1, ए टू दी पावर -1, तो ये हो गया एम एल टू दी पावर -3 ए टू दी पावर -1। तो ये समझ में आ गया होगा बीमा कैसे आती है। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में बॉक्स में बताइए कि बीमा अगर आप लोगों को आती है तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर बीमा नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक वीडियो उस पर भी बना देंगे। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगला देखते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में रखे आवेश पर बल ज्ञात करना हो तो निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कोई विद्युत क्षेत्र है कहीं पर और हमें वहाँ पर बल निकालना है और हमारे पास एक आवेश Q है, तो बल इस सूत्र से निकाल सकते हैं, F बराबर Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र में हम आवेश का गुणनफल कर देंगे और हमें बल मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र में आवेश का गुणनफल कर देंगे और हमें बल मिल जाएगा। अगला देखते हैं बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई हम बिंदु आवेश ले लें, एक पॉइंट चार्ज, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ पर कितना होगा ये हम देखते हैं। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमने ले लिया एक +Q आवेश, यहाँ पर लिया है +Q आवेश P बिंदु पर, P बिंदु यहाँ है, स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल निकालेंगे कैसे, कूलाम के नियम का इस्तेमाल करके। तो विद्युत बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 प्लस Q0 R कैप अपान R²। ये Q0 क्या है, यहाँ Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश है, और ये Q क्या है, धन आवेश है। R क्या है, R इनके बीच की दूरी है, स्मॉल r। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से यहाँ आप का मान रखने पर, हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या देखी थी पिछली स्लाइड में, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने देखी थी, वेक्टर E बराबर F/Q, बल बटे आवेश, परीक्षण आवेश। तो F बराबर ये है, F का मान, तो F का मान ये है, F का मान है ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R², R कैप ये मान है। तो E बराबर हम जानते हैं वेक्टर F/Q0 होता है, बल बटे आवेश का परिमाण। तो अगर हम Q0 से भाग कर देंगे इस वाले को, तो Q0 ऊपर से चला जाएगा और ये वाला सूत्र हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R²। ये Q क्या है, ये यही वाला आवेश है, और R कैप, ये R कैप क्या दर्शा रहा है, R कैप बता रहा है इस वाली दिशा को, ये R कैप है, मतलब R की दिशा में। अब अगर R की दिशा इधर भी हो सकती है, ये वाली भी और ये वाली भी हो सकती है, तो R की दिशा ये वाली कब होगी और ये वाली कब होगी, ये हम बताते हैं कि जब दोनों धनात्मक आवेश होंगे। ये वाला जब धन आवेश होगा तो हमने परीक्षण धन आवेश लिया है, तो बल जो है इधर की ओर लगेगा और बल इधर की ओर लगेगा, और विद्युत क्षेत्र रेखा हमें इधर की ओर मिलेगी, इधर की ओर। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक आवेश -Q ले लेते हैं, तो धनात्मक आवेश हमने परीक्षण लिया है, तो उस पर बल इधर की ओर लगेगा,
और बल इधर की ओर लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर होगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये ग्राफ देखते हैं कि इसमें क्या है। एक्स अक्ष पर दूरी है दर्शाई गई है और वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब दूरी बहुत कम होती है, बहुत पास में, मतलब आवेश के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत कम होगी तो आर की वैल्यू कम होगी तो ई ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब जब दूरी बहुत कम होगी, बहुत पास में, आवेश की बहुत पास में विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसका मान, विद्युत क्षेत्र का मान बहुत तेज़ी से घटता जाएगा, और जब आर बहुत दूर हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र लगभग शून्य हो जाएगा। ये ग्राफ यही बता रहा है। आगे देखते हैं कि आवेशों का निकाय, अगर हम बहुत सारे आवेश ले लें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब तक हमने एक ही आवेश लिया और बिंदुवत आवेश, ये पूरा कूलाम का नियम बिंदुवत आवेश के लिए ही है, ये आप लोग याद रखिए। तो आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश अगर हम कई आवेश ले लेते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बहुत सारे आवेश, n तक बहुत सारे आवेश ले लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा किसी बिंदु पर। उन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र एक बिंदु पर क्या होगा। तो यहाँ पर चित्र में लिया गया है, चित्र में देखिए Q1 लिया गया है, Q2, Q3, Q4, ऐसे ही बहुत सारे लिए गए हैं। Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, E1 है, Q2 के कारण E2 है, Q3 के कारण E3 है, Q4 के कारण E4 है, ऐसे ही Qn के कारण QEn होगा। तो ऐसे ही हमने एक दर्शा दिया गया है कि, और कहाँ निकाल रहे हैं हम, एक ही बिंदु पर P पर निकाल रहे हैं, P पर हम निकाल रहे हैं। तो इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पृथक पृथक आवेशों के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग, हम सदिश योग करेंगे। सदिश योग अगर आप लोगों को ना आता हो तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग, जितने भी आवेश हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है उसका मान निकालेंगे, उसके बाद उनका सदिश योग कर लेंगे। E1 का सदिश E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऐसे ही जितने भी हैं विद्युत क्षेत्र उनको हम सदिश योग करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, सदिश योग। तो R1 पर स्थित Q1 आवेश कारण अवस्थित वेक्टर R पर विद्युत क्षेत्र E1 इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो E1 का मान हम विद्युत क्षेत्र निकालना हम जानते ही हैं, उसका सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, R स्क्वायर होता है। यहाँ पर थोड़ा गलत है कि R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर स्क्वायर होगा, R1P स्क्वायर, R1P की दिशा में Q1 R1P स्क्वायर, R1P की दिशा में। यहाँ पर भी नीचे देख लीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिएगा, ये वाले में R2P का स्क्वायर, R2P का स्क्वायर, तो इसको ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ तो E1 के कारण Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र ये वाला हो गया, Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया ये 1/4πε0 Q1/R1P स्क्वायर R1P कैप। ऐसे ही E2 के कारण, E2 विद्युत क्षेत्र होगा Q2 के कारण, उसका मान होगा 1/4πε0 Q2/R2P स्क्वायर, R2P कैप दर्शा रहा है उसकी दिशा को। ऐसे ही हम देख सकते हैं R2PQ, आवेश Q2 से P की दिशा में एकांक सदिश है तथा R2PQ आवेश Q2 तथा P के बीच की दूरी है। इसी प्रकार हम Q3, Q4, Qn आवेशों के द्वारा ऐसे निकाल सकते हैं, E3 होगा, E4 होगा, ऐसे ही Qn के कारण En होगा।
ऐसे ही लिखा जा सकता है अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत क्या बताता है कि हम उसका योग कर सकते हैं, तो योग यहाँ सदिश योग होगा। अध्यारोपण सिद्धांत ये है कि योग कर सकते हैं सबको हम, अगर एक ही जगह पर कोई क्वांटिटी है, सबकी अलग अलग चीज़ों के कारण एक ही क्वांटिटी है एक जगह पर, तो उसका सब का मिलाकर हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जोड़ा गया है, बल जोड़ा जाता है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम P बिंदु पर ये वाले सूत्र हम लगा सकते हैं अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार। E1R प्लस E2R प्लस E3R ऐसे ही ENR, ये वाला Q1 की कार्ड, ये वाला Q2 कार्ड, ऐसे ही सब जोड़कर हम जो कुल निकालेंगे वो होगा वेक्टर ER। तो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आ जाता है, हम मान रखेंगे सीधे, तो मान रखने पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है R1P स्क्वायर, R1P का कैप, फिर Q2 के कार्ड ये होगा, ऐसे ही Q1 का कार्ड ये होगा। आप सभी में देखिए कि क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, तो इसको बाहर ले लिया गया है। फिर यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Qn है, यहाँ पर R1P है, यहाँ पर R2P है, यहाँ पर RNP है, इस तरीके से। तो Q1 Q2 Q3, तो इसको हम QI लिख देते हैं, और R1P R2P RNP ऐसे ही इसको RIP स्क्वायर लिख देते हैं। तो I का मान यहाँ से 1 से N, तो इसको इस तरह लिख दिया जाता है। इसको जब खोलेंगे तो हमें यही मिलेगा, पूरा ये ऊपर जो लिखा हुआ है यही मिलेगा। तो सिग्मा I इक्वल टू 1 to N, 1 से N तक Q1 QI अपॉन RIP स्क्वायर, RIP का कैप, यहाँ RIP R1P R2P कैप ऐसे ही था, तो उसको भी RIP के रूप में लिख दिया गया है, एक समेशन के रूप में, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कि हमें याद रहे कि हमें आवेशों को जोड़ना है और दूरी के वर्ग को और दिशा को एक साथ रख के उसको तीनों को जोड़ लेना है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो सब में कॉमन है, तो उसको बाहर रखना है। ये इसलिए बाहर है क्योंकि इसमें जो है Q1 Q2 इस तरह नहीं है कुछ, ये एक कांस्टेंट है, इसीलिए बाहर है। और अंदर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर Q1 Q2 मतलब मान बदल रहा है और एक सीरीज में बदल रहा है, उसको हम समेशन सीरीज में लिख सकते हैं, ये समेशन सीरीज है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगला लेक्चर होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो अगला लेक्चर आप लोग देखिए ज़रूर। उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कहाँ पर कितना होता है, लंबवत अक्ष पर क्या होता है, और ऐसे ही हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ ख़त्म कर